अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोग जानते हैं कि इस वक्त दिल्ली चुनाव की गिनती का प्रोसेस चल रहा है और बहुत तेजी से गिनती जारी है। बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि इस मर्तबा अरविंद केजरीवाल तीसरी मर्तबा हैट्रिक करेंगे, लेकिन दिल्ली के जनता के दिल में क्या था वो तो आज पता चला कि आज दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल को तीसरी मर्तबा मौका देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मेजोरिटी दी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन गजाली साहब, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट है और राजनीति पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, आपका स्वागत है एशिया एक्सप्रेस टीवी में। मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन गजाली साहब एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है और यूनिसेफ जैसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हैं, साथ ही साथ दिल्ली की राजनीति पर अपनी एक गहरी नजर रखते हैं। तो सर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि क्या आपने खुद ने ये सोचा था आज की काउंटिंग से पहले कि अरविंद केजरीवाल अपनी हैट्रिक करने से जो है तो महरूम रह जाएंगे या वो फेल हो जाएंगे, हैट्रिक नहीं कर पाएंगे? क्या आपने ऐसा सोचा था पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान? देखिए, इसका अंदाजा तो हो रहा था कि 27 साल का वनवास बीजेपी खत्म करने जा रही है, क्योंकि उसने जिस तरह से ये इलेक्शन डिजाइन किया है शुरू से, वो लग रहा था कि इस बार वो बहुत सीरियसली दिल्ली में कब्जा करने का इरादा रखती है। दिल्ली के आसपास की जो रियासतें हैं उनमें बीजेपी की हुकूमतें मौजूद हैं, कायम हो चुकी हैं। सिर्फ दिल्ली ऐसी जगह थी जो उसके पास नहीं थी, और दिल्ली का सबसे बड़ा मसला ये था कि यहाँ जो अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर थे, सबसे ज्यादा न्यूसेंस बीजेपी के खिलाफ उन्होंने क्रिएट कर रखा था। हर छोटी छोटी बात पर वो प्राइम मिनिस्टर से और अमित शाह गृह मंत्री से उलझते रहते थे। उन्होंने जो मरकजी हुकूमत है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस केंद्रीय सरकार के नाक में दम कर रखा था, और इसकी वजह से यहाँ के सत्ता को बीजेपी चाहती थी कि उस पर कब्जा करे। इसके पीछे 2-3 रीजन और भी थे। एक चीज ये थी कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी इसके आम आदमी के खिलाफ में थी, और उसकी वजह 2-3 थी। एक तो ये कि ये उसी रास्ते पे चल रही थी जिस रास्ते पर बीजेपी आरएसएस चलती है, उसी रास्ते पर आम आदमी पार्टी भी चल रही थी। मतलब सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर चल रहे थे ना? जी, हिंदुत्व का मुद्दा था उनका, और वो मंदिर मंदिर घूम रहे थे, कभी पूजा कर रहे थे, कभी हनुमान के वक्त बन रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे। एंड इलेक्शन से पहले उन्होंने ग्रंथियों और साधु संतों के लिए भी एक ऐलान किया कि उनको भी, पुजारियों को सरकार की तरफ से तनख्वाहें दी जाएंगी। तो एक तरफ ये पूरा मामला था, दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के अपने एमएलए और अपने मंत्री, उनसे भी अरविंद केजरीवाल नहीं मिल रहे थे। एक जो पार्टी आंदोलन से निकली और इक्वालिटी की बात करती थी, बराबरी की बात करती थी, जो नई तरह की राजनीति करना चाहती थी, वो पार्टी इतनी एरोगेंट हो गई कि उसका जो मुखिया है वो खुद अपने लोगों से मिलने के लिए 6-6 महीने का टाइम भी उसको लगता तो था मतलब मिलने के लिए। ये वही सूरत हाल है जो 2014 से लेकर 19 तक और बाद में 24 तक कांग्रेस में रही है, कि कांग्रेस की आला क़यादत अपने नीचे के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मिलने के लिए वक्त नहीं देती थी, इसलिए कांग्रेस को ये दिन देखना पड़ा था। जी जी, तो वही सूरत हाल अरविंद केजरीवाल की थी। सर, ये जानना था कि ठीक है, ओवरऑल तो जो सिनेरियो सामने आ रहा है उसमें बीजेपी को बढ़त मिली हुई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे इतना बड़ा इलेक्शन लड़ा गया और खुद अरविंद केजरीवाल यहाँ पर 4000 वोटों से हार जाते हैं, तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो कॉन्टेस्ट कर रहे थे, आखिर क्या वजह रही कि वहां से जो है तो वो हार गए? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि इसमें कई सारी वजह हैं इलेक्शन हारने की। एक तो बीजेपी ने अभी बजट में 12 लाख तक की इनकम का एक स्लैब दे दिया,
ओके और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से अरविंद केजरीवाल मुकाबले में थे जी वहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट बड़ी तादाद में रहते हैं। ओके दूसरा वहाँ पर जी ये भी ऐलान हुआ जी, 8 पे कमीशन की बात हो गई, तो उसकी वजह से सैलरीज बहुत बढ़ने वाली हैं। तो ये चीज थी अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए। दूसरे एक सवाल कांग्रेस से मुतालिक पूछना था कि इंडिया अलायंस में आज से 6 माह पहले, ये साल भर पहले, दोनों पार्टियां एक दूसरे के लिए खड़े होती थी। अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो राहुल गांधी उनके लिए आगे आ रहे थे, और दिल्ली इलेक्शन से पहले इन दोनों का कॉम्प्रोमाइज खत्म हो गया, अलायंस खत्म हो गया। और कांग्रेस ने बड़े दावे की थी कि वो जो है तो वापस से अपनी सत्ता हासिल करेंगे दिल्ली में, लेकिन उनका वही हाल हुआ जो आज से मतलब पिछले 2 इलेक्शंस में होता आया। एक भी सीट अभी तक के कांग्रेस की झोली में नहीं गिरी है। तो कांग्रेस कहाँ नाकाम हुई, आप इसको कांग्रेस की नाकामी को कहाँ समझते हैं आप? देखिए, इसमें सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडिया अलायंस की कई पार्टियां आमने सामने इस दिल्ली चुनाव में थी। ओके। और मैंने जैसे बताया कि अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए थे। उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, जबकि हरियाणा में 7 सीटें कांग्रेस पार्टी उनको दे रही थी। उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे और 22 सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया सीधे तौर पर। इसी तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इलेक्शन लड़ने वाले थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहले से अपने उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर दिया। एक और चीज कि दिल्ली में जब लोकसभा इलेक्शन था उस वक्त गठबंधन हुआ था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान, लेकिन आम आदमी पार्टी के एक भी लीडर ने कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर न रोड शो किया न कोई सभा की। तो इस सूरत में किस तरह वो दिल्ली को जीत सकते थे? यही वजह थी कि कांग्रेस के अंदर से ये डिमांड थी कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन न किया जाए। लेकिन जो आला कांग्रेस के जिम्मेदार हैं वो चाहते थे, राहुल गांधी और खड़गे जी, कि दिल्ली में वो मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उस बात को स्वीकार नहीं किया, उसको माना नहीं, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। कांग्रेस ने पिछली बार 4.6% वोट लिए थे, इस बार 7.9% तक वोट उसके अभी दिखाई दे रहे हैं, और माना जा रहा है कि इस बार वोट शेयर उसका 10% तक जाएगा। सर, तो पूरे कैंपेन में एक चीज देखने में आई कि अभी जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, तो जो वोट जो है तो केजरीवाल को 2020 में मिला था। अगर हम हिंदू वोटर्स की बात करें तो हिंदू वोटर्स की भी एक बड़ी तादाद केजरीवाल के झोली में पड़ी थी। लेकिन 2025 में जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये है कि पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान बीजेपी ने कहीं कोई ऐसे भड़काऊ भाषण नहीं दिए। तो इससे आपको क्या लगता है कि एक आम हिंदू वोटर भी बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट हुआ है कि कहीं ना कहीं ये विकास के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं? क्यों, तो ओवरऑल पूरे कैंपेन के दौरान बहुत कम 1 या 2 मरतबा ऐसे कुछ विवादित बयान सुनने में आए। ओवरऑल बीजेपी की पॉलिसी बिल्कुल मतलब नॉर्मल सी रही है। देखिए, उनका जो ये एग्रेसिव एजेंडा था, जहां जहां भी उन्होंने चलाया वहां काम नहीं आया। खुद अयोध्या में उन्होंने राम मंदिर का इतना बड़ा इवेंट किया जी, लोकसभा की अयोध्या सीट वो हार गए जी। इसी तरह हरिद्वार में हार गए, केदारनाथ की सीट हार गए। तो दिल्ली में 2020 में उन्होंने बहुत जबरदस्त पोलराइजेशन की पॉलिसी अपनाई थी, उसमें वो फेल हो गए। 2020 में अरविंद केजरीवाल ने अपनी सत्ता दोबारा से कायम की थी। तो इस बार उन्होंने स्ट्रेटजी बदल दी। उन्होंने स्ट्रेटजी ये बदली कि जो कोर वोट था आम आदमी पार्टी का, छोटे तबकात, के गरीब लोग, मजदूर, झुग्गी झोपड़ी, पसमानदा, इस पर काम किया। और पिछले 1 साल से आरएसएस उनके दरमियान काम कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अमित शाह ने जो अपनी पहली रैली की वो भी ऐसे एरिया से की जहां पर अरविंद केजरीवाल का या आम आदमी पार्टी का कोर वोट था। तो वो पूरी तैयारी चल रही थी
और अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम इस बात को भांप नहीं पाए। बीजेपी ये बताने में भी कामयाब हो गई कि जो आम आदमी पार्टी है वो पिछड़ों की, दलितों की हितैषी नहीं है, बल्कि वो इनके खिलाफ है। और वो ये बताने में भी कामयाब हो गई कि ये जो फ्री की स्कीमें हैं ये बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है, हम इससे ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया तो उन्होंने कहा हम 2500 रुपए देंगे। तो इस तरह और बहुत सारी स्कीमें उन्होंने लॉन्च की। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये भी लगा कि जो केंद्रीय सरकार है वो ज्यादा कुछ दे सकती है, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी पर जो भी बैठे उसकी जो हैसियत है वो एमसीडी के बराबर भी नहीं है। यहाँ 3 लोगों के हाथ में सत्ता है, एक एलजी एमसीडी के हाथ में है, एक डीडीए के हाथ में और तीसरे दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में। तो दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकार बहुत कम है और उस पर एलजी बैठा हुआ है, तो एलजी के पास पावर ज्यादा है। सर, केजरीवाल भी इलेक्शन हार जाते हैं, पार्टी के पास अब वो नंबर्स नहीं है तो वो अपोजिशन में बैठेगी, तो आपको क्या लगता है कि अब आम आदमी पार्टी में मतलब टकराव होगा, बिखराव होगा, या फिर एक संगठन, मजबूत संगठन के साथ वो दोबारा उठेंगे? ऐसा आप क्या समझते हैं इसको? देखिए, गोपाल राय अभी इलेक्शन जीत गए हैं जी, तो मुझे लगता है कि जो अपोजिशन लीडर का दर्जा होगा वो शायद गोपाल राय को मिले, क्योंकि जो पिछली ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं अगर आम आदमी पार्टी का, तो इसने राज्यसभा जिन लोगों को भेजा उनमें 1 ठाकुर, 1 ब्राह्मण और बाकी सब बनिया कम्युनिटी से आते हैं। कोई भी दलित, मुस्लिम या जो कमजोर तबकात हैं उनसे किसी को नहीं भेजा है। तो ये लग रहा है कि अब जो लोग जीत के आएंगे उनमें भी कोई श्रवण जो है वही अपोजिशन लीडर बनेगा आम आदमी पार्टी का। लेकिन ये बहुत बड़ा धक्का होगा आम आदमी पार्टी के अगले तमाम चुनावों के लिए। सर, पूरे प्रोसेस के दौरान, इलेक्शन प्रोसेस के दौरान 70 सीटों में से 2 सीटें आपके पास बहुत ज्यादा तवज्जो का मरकज रही, एक ओखला और दूसरी मुस्तफाबाद, जो कि दोनों भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं। वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी में मेजोरिटी में मुसलमान रहते हैं और वहाँ AIMIM ने एंट्री की थी और बहुत धुआंधार जो है तो कैंपेन किए थे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंसी पे MIM हारती हुई नजर आ रही है। तो इतना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कैंपेन करने के बाद, लोगों की हमदर्दी हासिल करने के बाद अमानतुल्लाह खान जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और तकरीबन 70,000 वोट वो अभी तक ले चुके हैं और शिफाउर रहमान उनसे 31,000 वोट पीछे चल रहे हैं। तो क्या वजह मानते हैं कि इन दोनों इलाकों के मुसलमानों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट क्यों नहीं किया? देखिए, बाबरपुर और ओखला दोनों में एक फर्क है। मुस्तफाबाद और बाबरपुर में जी दोनों हलकों में एक फर्क है बुनियादी। जो ओखला का एरिया है यहाँ पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे हैं, कारोबारी है। और बाबरपुर के एरिया में मुसलमान, मेहनत कश मुसलमान है। बाबरपुर है, मुस्तफाबाद है सर, आपको थोड़ा सा मैं मुस्तफाबाद जी। तो मुस्तफाबाद में मेहनत कश लोग ज्यादा हैं, यानी कारोबारी लोग ज्यादा हैं। तो पढ़े लिखे लोगों को ये समझ में आया कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी, या यहाँ से ऐसे उम्मीदवार को जीतने का मौका मिल जाएगा उनकी वजह से, जो हमेशा से उनकी जो पॉलिटिक्स है वो चाहे अनचाहे दूसरे लोगों को फायदा पहुंचा देती है, दक्षिणपंथियों को फायदा पहुंचा देती है। हम ये नहीं कह रहे कि असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ मिले हुए हैं या उनकी बी टीम के तौर पे काम करते हैं, लेकिन वो जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं वो मुस्लिम मुस्लिम करते हैं, दक्षिणपंथी हिंदू हिंदू करते हैं। नतीजा ये होता है कि उनकी पॉलिटिक्स का फायदा चाहे अनचाहे दक्षिणपंथियों को हो जाता है। तो इस सीट पर भी लोगों ने ये महसूस किया कि इसकी वजह से वो कोई निकल सकता है जिसको वो पसंद नहीं करते, जो अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते रहे। तो ऐसे लोगों को अगर हराना है तो फिर
हमको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। और इसीलिए तमाम कोशिशों के बावजूद, जबकि मुझे जहाँ तक याद है ओवैसी साहब ने किसी भी इलेक्शन में किसी भी सीट पर न इतना वक्त दिया है और न इस तरह कैंपेन की है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोगों ने समझदारी को वोट किया और सारी चीजों को ध्यान में रख के वोट किया है। सर लेकिन पूरे अभी जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी का बी टीम का रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो वो मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने किया है, क्योंकि तो कई सारी ऐसी सीट्स है जहां पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा था, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार के वोट लेने की वजह से वो थोड़े से मार्जिन की, अगर मैं सिर्फ केजरीवाल की सीट की बात करूं तो वहां पर दीक्षित साहब ने जो वोट लिया है 4,500 वोट, और 4,000 वोटों से तकरीबन जो है तो केजरीवाल हार रहे। तो ऐसी बहुत सारी सीट्स है जहां पर मामूली अंतर से जो है तो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट पीछे रह रहा है, और उसकी बुनियादी वजह कांग्रेस कैंडिडेट के वोट लेना है। तो कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी के दरमियान ये जो दूरियां पैदा हुई है, क्या इससे दोनों पार्टियां सीख लेगी आगे चल के? कि तो दोनों का मकसद तो ये था कि वो बीजेपी को सत्ता से दूर रखे। तो आपको क्या लगता है कि दोबारा ये दोनों पार्टियां एक टेबल पे बैठेगी? देखिए, ये पॉलिटिक्स में होता रहता है और कांग्रेस को अपनी जमीन बचानी है, कांग्रेस को अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है। और ये भी सच्चाई है कि दिल्ली की सत्ता अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से ही छीनी थी। पंजाब की सत्ता भी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से छीनी है। हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनती अगर अरविंद केजरीवाल वहां अपने इतनी बड़ी तादाद में कैंडिडेट खड़े ना करते। गोवा के अंदर भी कांग्रेस की सत्ता बनते बनते नहीं बनी ड्यू टू अरविंद केजरीवाल। गुजरात के अंदर 12.9% वोट आम आदमी ने पार्टी ने लेकर के वो एक कौमी पार्टी बन गई, नेशनल पार्टी बन गई, और उतना ही वोट कांग्रेस का कम हो गया। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लगता था कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार जाती है या कम सीटें आती हैं तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा। हालांकि कांग्रेस मिलकर इलेक्शन लड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड थी, लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल ने इस बात का मौका दिया कि कांग्रेस अपने बारे में रीथिंक करे और वो अपनी जमीन को बचाने की कोशिश करे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे व्यूवर्स को मैं बता दूं कि डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन गजाली साहब दिल्ली इलेक्शन के नतीजों से मुतालिक पूरा एनालिसिस, पूरा तज्जिया अपना बयान कर रहे थे। इससे बहुत सारी चीज़ें साफ हुई कि कैसे अरविंद केजरीवाल के एरोगेंट रवैये ने उन्हें इस नौबत तक पहुंचा दिया। उसके बाद उन पर जो इल्ज़ामात लगे और उनकी जो छोटी छोटी बातों को लेकर बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ने की वजह से उन्होंने खुद बीजेपी की ब्रांडिंग की, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि हमारे मसाइल इनके झगड़ों की वजह से हल नहीं हो पा रहे हैं। और 8th पे कमीशन इसमें बहुत अहम रोल प्ले किया केजरीवाल की हार के लिए। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया एशिया एक्सप्रेस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।